प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रतिशत संगठन क्या होता है, प्रतिशत संगठन कैसे निकाला जाता है। और आज हम पढ़ेंगे, उसमें एक और पढ़ा था हमने, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। तीन बातें पढ़ी थी कल वाले वीडियो में हमने तीन बातें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? प्रतिशत संगठन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र क्या होते हैं और किस प्रकार निकाले जाते हैं। आज अपना टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री तथा स्टोइकियोमेट्री का परिकलन। अब हम ये जानते हैं कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। देखो, स्टोइकियोमेट्री का जो हिंदी नाम होता है वो होता है रस समीकरण मिति। स्टोइकियोमेट्री का जो हिंदी नाम होता है वो क्या होता है? रस समीकरण मिति। अब देखो, यहां हम यूज स्टोइकियोमेट्री शब्द करेंगे क्योंकि स्टोइकियोमेट्री जो शब्द है वो एक स्टोकियोन और मेट्रोन से मिलकर बना है। स्टोकियोन प्लस मेट्रोन, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किन दो शब्दों से? स्टोकियोन तथा मेट्रोन से मिलकर बना होता है। जो स्टोकियोन होता है उसका अर्थ होता है तत्व, और जो मेट्रोन होता है, मेट्रोन का अर्थ होता है मापन। स्टोकियोन का अर्थ क्या होता है? तत्व, और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन। अर्थात किसी तत्व का हम मापन करें, अर्थात तत्व का मापन, तत्व का मापन। और तत्व का मापन कैसे होगा? कि कोई भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में तो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो भाग लेने वाले पदार्थ और एक बनने वाले पदार्थ। भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं क्या होते हैं? भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक। और दूसरे पदार्थ होते हैं बनने वाले, बनने वाले, बनने वाले पदार्थ होते हैं उत्पाद। तो हम सीधी भाषा में स्टोइकियोमेट्री क्या कह सकते हैं? अब देखो, ये अभिकारक और उत्पाद यदि किस रूप में है, ठोस या द्रव में है, किसमें है? ठोस या द्रव में है, तो ज्यादातर ग्राम और मोल यूज करते हैं। क्या करते हैं? ग्राम और मोल। और यही यदि किसमें है, गैसीय उत्पाद है या गैसीय अभिकारक है, तो हम यहां पर आयतन शब्द यूज करते हैं, यानी एमएल। क्या यूज करते हैं? एमएल या लीटर शब्द यूज करते हैं। तो देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा बनने वाले पदार्थों, शॉर्ट में कहें तो हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के जो द्रव्यमान तथा आयतनों का जो परिकलन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री। कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के द्रव्यमान तथा आयतनों का परिकलन ही क्या कहलाता है? स्टोइकियोमेट्री। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारकों तथा उत्पादों के द्रव्यमानों तथा आयतनों का परिकलन क्या कहलाता है? स्टोइकियोमेट्री। एक बात ध्यान रखनी, ये लाइन जरूर याद रखनी। अब इसके लिए एनटीपी, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनटीपी क्या बता गई। एनटीपी होता है, देखो हिंदी में लिखा हुआ मिलता सातादा। क्या लिखा हुआ मिलता है? सातादा, सामान्य ताप व दाब। क्या लिखा हुआ मिलता है? सामान्य ताप व दाब। एक होता है एसटीपी, एक होता है एसटीपी, वो मान तादा होता है। क्या होता है? मान तादा, मानक ताप व दाब। इसको एसटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसटीपी। इसका नाम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और एनटीपी का नाम हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। देखो, जो प्रेशर होता है वो एक वायुमंडलीय ही होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय। एनटीपी पर देखो जनरली 273 ले लेते हैं और एसटीपी पर 298 केल्विन लेते हैं, इतना अंतर होता है। किंतु आजकल एनटीपी और एसटीपी को लगभग सेम एवरेज में लेने लगे कि 273 तो एक 0 केल्विन ताप हो गया, जिसको हम मानक मानना क्या है? सॉरी, सामान्य मानना, क्योंकि 0 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड कभी भी मानक नहीं हो सकता। तो आजकल एनटीपी और एसटीपी को एक ही लेने लगे, किंतु जनरली ये जानना है कि एसटीपी और एनटीपी होती क्या है। कि जो सामान्य ताप दाब होता है वो एनटीपी, और मानक ताप व दाब होता है वो क्या होती है? एसटीपी होती है। 298 केल्विन मान के चलो आप, 298 केल्विन ताप और एक वायुमंडलीय दाब,
इसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य ताप व दाब, और यही मानक लिया जाता है। यही क्या लिया जाता है, जबकि पहले ये मानक लिया जाता था, सामान्य के लिए कितना यूज करते थे, 273 यूज करते थे, जबकि जनरली 273 सामान्य ताप, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कभी भी सामान्य ताप नहीं मान सकते वैसे, कि तो उस टाइम पे मानते थे। एसटीपी क्या होगी, एसटीपी ये तो एनटीपी है, क्या है, एनटीपी सामान्य ताप व दाब, और ये क्या है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप व। तो आपको दो चीज बताई, एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी क्या होती है, सामान्य ताप व दाब, सॉरी एनटीपी होती है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी नाम है ये, सामान्य ताप व दाब। एसटीपी होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप व दाब। ठीक है, तो ये सामान्य ताप व दाब हो गया, और ये मानक व दाब। ये क्या कहता है कि एसटीपी हो या एनटीपी हो, उस पर 1 मोल गैस का आयतन 22.7 लीटर होता है। कई बुकों में ये 22.4 लिखा हुआ मिलता है, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें थी पहले उसमें 22.4 आता था, और एनसीईआरटी के सिलेबस में ये 22.7 आता है कि एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन, वही एसटीपी पर होता है, एनटीपी या एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.7 लीटर होता है। ठीक है, अब देखो इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ये 22.7 हमें क्या काम आएगा, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, इस क्वेश्चन के आधार पर हम समझेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, 66 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितने लीटर मेथेन का दहन करना होगा। क्वेश्चन पढ़ो, 66 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितने लीटर मेथेन का दहन करना होगा। यहाँ क्या ज्ञात करवाना चाह रहा है, आयतन ज्ञात करवाना चाह रहा है। इसके लिए हमें मेथेन के दहन की अभिक्रिया याद होनी चाहिए। इसने तो कोष्टक में लिख के दे दी, कभी कभी कोष्टक में नहीं देता, कभी कभी दे देता है और कभी कभी नहीं देता है, वो तो अगले की चॉइस होती है। तो देखो अपने को अभिक्रिया दी हुई है CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2। सबसे पहले हम मोल निकालते हैं। मोल देखो यहाँ मेथेन अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो मोल क्वांटिटी में लेते हैं। ये 1 मोल है, किस अवस्था में है, ये भी गैस है, देखो G लगा देता हूं, G, और ये लिक्विड। ये G क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि 1 मोल गैस का आयतन ही 22.7 होगा, जो लिक्विड और ठोस होगा उसका आयतन नहीं होता है। ये सिर्फ गैस के लिए ही लागू है कि एसटीपी या एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.7 लीटर होता है। अब देखो ऑक्सीजन के कितने मोल, ऑक्सीजन के 2 मोल हैं, क्योंकि एक सूत्र होता है वो 1 मोल के रूप में होता है। CO2 के कितने मोल हैं, 1 मोल है। H2O के कितने, 2 मोल है। अब ग्राम में निकाल ले। अब बताओ CH4 का निकालेंगे, कार्बन का कितना होता है, 12, एक हाइड्रोजन का 1, 4 का 4, 12 और 4 कितने हुए, 16 ग्राम हो गए। यानी इसका आणविक द्रव्यमान निकाला वो 1 मोल के बराबर है। आपको बताया था अणु है तो ग्राम आणविक द्रव्यमान और परमाणु है तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान उसके 1 मोल के बराबर यानी मोल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ इसका 1 मोल का भार कितना हुआ, 16 ग्राम हुआ। यहाँ देखो 2 मोल है, एक ऑक्सीजन का हम जानते हैं 16 होता है, O2 का निकालेंगे तो 32 हो गया और O2 भी 2 है तो 2 गुणा 32 बराबर 64 ग्राम। कितना हो गया, 64 ग्राम। अब CO2 देख लो, CO2 का 1 मोल है। अब इसका द्रव्यमान निकालो, कार्बन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, 12, ऑक्सीजन का 16, 2 दिए हुए 16 दूनी 32 और 12 44 ग्राम। कितना हो गया, 44 ग्राम। H2O का होता है 18, तो 2 गुणा 18 टोटल कितना हो गया, 36 ग्राम। इसका 36 ग्राम, इसका 44 ग्राम, इसका 64 ग्राम, इसका 16 ग्राम। ये द्रव्यमान है और ये मोल है। अब हम एक तीसरी चीज और लिखेंगे, आयतन। आयतन उसके लिए लिखेंगे जो गैस है सिर्फ, न तो हम ठोस के लिए आयतन लिखते हैं और न ही द्रव के लिए आयतन लिखते हैं। आयतन सिर्फ हम किसके लिए लिखेंगे,
आयतन सिर्फ हम लिखेंगे किसके लिए, गैस के लिए। तो ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो देखो एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.7 लीटर। कितने मोल है, 1 मोल। चाहे कोई भी गैस हो, किसी भी गैस का आयतन एनटीपी पर या एसटीपी पर 22.7 लीटर होता है। देखो 22.7 1 मोल है तो यहां लिख दिया 22.7 लीटर। ठीक है। अब यहां ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.7 लीटर होता है। कितना होता है, 22.7 लीटर। तो 2 मोल का कितना होगा, 2 गुणा 22.7। तो 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, 7 दूनी 14, 44 और 1.4 कितना हुआ, 45.4 हो गया। ये लीटर में आ गया। ठीक है। अब CO2 देखो 1 ही मोल है तो CO2 का भी कितना, 22.7 लीटर। ये लिक्विड है, इसका हम लेंगे नहीं। अब क्वेश्चन अपने से क्या कर रहा है, क्वेश्चन अपने से कर रहा है कि 66 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितने लीटर मेथेन का दहन करना होगा। तो देखो 16 ग्राम अपने पास क्या है, 16 ग्राम मेथेन का दहन कर रहे हैं। दहन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाना होता है, ऑक्सीजन के साथ जलाना क्या होता है, दहन होता है। 16 ग्राम का दहन करने के लिए कितने लीटर में 66 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितने लीटर मेथेन का दहन करना होगा। 44 ग्राम CO2 है। 44 ग्राम यदि हम CO2 बना रहे हैं, बन रही है अपने आप ही। यदि 44 ग्राम CO2 बना रहे हैं तो उस स्थिति में हम कितने लीटर मेथेन का दहन करते हैं, 22.7। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट है कि 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितने मेथेन का दहन हो रहा है, 22.7 लीटर मेथेन का दहन हो रहा है। यानी देखो यहां देखो कि 1 मोल 2 मोल 1 मोल 2 मोल है। अब 16 ग्राम मेथेन है और लीटर में दिया गया है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, 66 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितने लीटर मेथेन का दहन करना होगा। तो अपनी अभिक्रिया में देखो कि 44 ग्राम CO2 बन रही है और 44 ग्राम CO2 बनने के लिए कितने मेथेन का दहन हो रहा है, 1 मोल का। और 1 मोल का आयतन कितना है, 22.7। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 44 ग्राम CO2, क्या लिखेंगे, 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए दहन की गई CH4 कितनी है, 22.7 लीटर। कितने का, 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए दहन की गई CH4 कितनी है, 22.7 लीटर। तो इसीलिए हम करेंगे 1 ग्राम CO2 बनाने के लिए दहन की गई CH4 कितनी, 22.7 में कितने का भाग दे देंगे, 44 का, इतना लीटर आ गया। अब पूछ कितने का रहा है, 66 ग्राम। तो हम क्या कर देंगे, इसीलिए 66 ग्राम CO2 को बनाने के लिए दहन की गई CH4 कितनी होगी, 22.7 भाग में कितना, 44 और गुणा में कितना, 66। 22 दूनी 44 और 22 दिए 66। 22 दूनी 44 और 22 दिए 66 हो गए। तो 3/2 आ गए। ये कितना आ गया, 3/2। गुणा कर लो, 22 को 3 से गुणा करके 2 का भाग दे देंगे। 22.7 गुणा 3 और भाग कितने का लगा दें, 2। 22 दिया 66 हो गए, 66 तो सीधे हो गए और 7 दिया 21, 2.1 और वो हो गए 66, 68.1 हो गए। कितना हो गया, 68.1 और भाग कितने का लगा दिया, कितना आ गया, ये 34 पॉइंट कुछ आ जाएगा। मान कितना आ जाएगा, 34 पॉइंट कुछ आ जाएगा, क्योंकि 22 दूनी 44 और 22 66 कट जाएगा और ये आ जाएगा। तो ये इतने लीटर CO2 नहीं मेथेन, 66 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितने लीटर मेथेन का दहन करना होगा, तो 68.1/2 लीटर। कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 का भाग 3, इसमें 4,
जीरो, ये 34.05 लीटर। कितना आ गया? 34.05 लीटर मीथेन का दहन करना होगा। कितने? 66 ग्राम CO2 बनाने के लिए। इसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए? मोल तो अभिक्रिया से पता चल जाएगा। एक अणु में तो 1 मोल, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ठीक है, उस आधार पर मोल लिख लेंगे। अब आपको पता है सूत्र के आधार पर हमें मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। मोलर द्रव्यमान निकाल करके नीचे लिख देंगे। फिर हम तुलना करेंगे कि क्या पूछ रहा है। 66 ग्राम CO2 बनाने के लिए तो हम ग्राम को लीटर से कंपैरिजन करेंगे। तो ग्राम में कौन दी हुई है? CO2, और लीटर में कौन दी गई है? मीथेन। तो 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितने मीथेन का दहन कर रहे हैं? 22.7 लीटर मीथेन का दहन कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 22.7 लीटर मीथेन का दहन कर रहे हैं। तो 1 ग्राम CO2 बनाने के लिए 22.7 बटे 44, और 66 ग्राम तो गुना 66, ये कैलकुलेशन करेंगे तो 34.05। सारी चीज पीछे आई हुई है। मोल लिखना, अणु देख करके लिखेंगे। फिर मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान आपको बताया था, आणविक द्रव्यमान निकालो और उसमें आगे क्या लगा दो? आगे ग्राम लगा दो, वो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। और ये किसमें लिख लेंगे? हम यहाँ लिख लेंगे कि 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन कितना होता है? 22.7। 1 मोल है तो 22.7 लिख देंगे, 2 मोल है तो 2 से गुणा करके लिख देंगे, 3 है तो 3 से गुणा करके लिख देंगे। एक छोटी सी परिभाषा और बच गई, सीमांत अभिकर्मण। क्या बच गई? सीमांत अभिकर्मण। देखो सीमांत अभिकर्मण कैसा होता है, नाम से स्पष्ट है। सीमांत जो जल्दी से खत्म हो जाए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक की तुलना में, यानी एक अभिकारक दूसरे अभिकारक की तुलना में कम मात्रा में हो, तो कम मात्रा वाला अभिकारक समाप्त होते ही अभिक्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है, चाहे दूसरा अभिकर्मक कितनी भी मात्रा में उपस्थित क्यों ना हो। क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 अभिकर्मक है, एक की मात्रा कम है और एक की ज्यादा है, तो कम वाला समाप्त हो गया तो अभिक्रिया रुक जाती है, चाहे दूसरा अभिकर्मक कितनी भी मात्रा में क्यों ना हो। ये जो कम मात्रा वाला अभिकर्मक होता है इसको हम सीमांत अभिकर्मक बोलते हैं। कौन सा अभिकर्मक बोलते हैं? इसको हमें सीमांत अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये कम और अधिक मात्रा किसकी है? ये कम और अधिक मात्रा ली गई है अभिक्रिया में आवश्यक मात्रा। जैसे एक यहां हम सीमांत अभिकर्मक को एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण लेंगे। जैसे N2 है, N2 प्लस 3H2 2NH3, इसमें जैसे 56 ग्राम अपने को क्या दी हुई है? 56 ग्राम नाइट्रोजन दी हुई है, और इसमें 14 ग्राम हाइड्रोजन दी हुई है, और ये 34 ग्राम क्या बन रही है? 68 ग्राम क्या बन रही है? ये दिया हुआ, जबकि ये अगला नहीं देगा आगे वाला, क्योंकि हमें दोनों अभिकारकों को देखना है कि कौन सा कम मात्रा में है और कौन सा ज्यादा। ये देखेगा, इसका कोई रोल नहीं आगे वाला। फिर भी हम एक बार लेके देख लेते हैं कि 68 ग्राम पड़ेगा। तो देखो इस चीज को एक बार भूल जाए हम। यहाँ N2 1 है, यानी 28 ग्राम N2, इसके साथ कितनी हाइड्रोजन क्रिया कर रही है? 6 ग्राम हाइड्रोजन क्रिया कर रही है, तब जाकर के 34 ग्राम क्या बन रही है? अमोनिया बन। यदि 28 की जगह 56 ले लिया तो 56 ग्राम हाइड्रोजन कितनी खर्च होगी? हाइड्रोजन होगी 12 ग्राम, और बनेगा कितना? 68 ग्राम। अब पूछेगा कि इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन सा है? अब जो ज्यादा बच गया, जो बच गया वो सीमांत नहीं है, वो अधिक है, और जो नहीं बचा वो सीमांत अभिकर्मक है। तो यहाँ बचा कितना? 2 ग्राम H2 बच गई, तो यहाँ H2 सीमांत अभिकर्मक नहीं है, तो कौन है? नाइट्रोजन सीमांत अभिकर्मक। यहाँ ये कम और अधिक मात्रा अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक मात्रा से ली गई है, यानी यहाँ 56 ग्राम चाहिए और यहाँ 12 ग्राम चाहिए। जो आवश्यकता है उससे ज्यादा मिल जाता है, उसको हम अधिक के मात्रा, यानी 56 ग्राम है तो यहाँ कम मात्रा में कौन है? यदि ये 56 की बजाय मान लो ये होती
ये मैं 14 ग्राम ही ले रहा हूं और यहाँ 56 ग्राम की बजाय ये ले लिया 42 ग्राम, तो 42 ग्राम नाइट्रोजन खत्म करने के लिए देखो 28 के लिए 6 चाहिए, तो 42 के लिए कितनी चाहिएगी 9 ग्राम। कितनी चाहिएगी 9 ग्राम। देखने में कम लग रही है किंतु हाइड्रोजन कितनी दी हुई है 14 ग्राम और चाहिए कितनी 9 ग्राम। तो ये क्या है, ये क्या है, सीमांत अभिकर्मक नहीं है। सीमांत अभिकर्मक कौन है, ये जो ज्यादा मात्रा में होता है वो आदिक्य अभिकर्मक और जो कम मात्रा में होता है वो सीमांत अभिकर्मक। ठीक है।